कि जो मेरे पास जानवर मिल्किंग के ऊपर मौजूद हैं, इनके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। जो मेरे जानवर के अंदर जब मैं उनको मिल्क कर रहा हूँ तो मैंने नोट किया है कि इस जानवर के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, खामियां हैं, तो उनको इम्प्रूव करना है। मैंने सीमन सिलेक्शन, तो मैंने इसको प्योरिटी की तरफ लेके जाना है, तो मैं होल्स्टीन फ्रीजियन प्योर बुल का सीमन यूज़ करूँगा। जानवर को मिल्क कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि इसमें मास्टाइटिस का प्रॉब्लम कभी कभार आ जाता है, तो मैंने ये कंक्लूड किया है कि ये जेनेटिकली थोड़ा वीक है फर्टिलिटी वाइज जानवर। तो मेरा जो मेन फोकस होगा अगले सीमन सिलेक्शन पे वो ये होगा कि वो बुल इसके ऊपर यूज़ करूं जिसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। आप एज्यूम ये करते हैं कि 50% जो आने वाला बच्चा है वो ट्रेड्स उठाएगा माँ की तरफ से, 50% बाप की तरफ से, तो वो आगे ट्रेड्स ऐसे ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन ऐसे होता नहीं है। एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे कभी डोमिनेंट हो जाते हैं बाप के ट्रेड्स, कभी डोमिनेंट हो जाएंगे माँ के ट्रेड्स। सर अगर मैं ये बात कहूँ कि कामयाबियों में से सबसे एक बड़ी कामयाबी सेवन सिलेक्शन है और नाकामियों से सबसे बड़ी नाकामी भी यही है, तो आप मेरा ये कहना ठीक है या गलत है? जी बिल्कुल, आपकी ये बात बजा है, क्योंकि हमने जब हम जानवर परचेज़ करते हैं तो आपको पता है कि जानवर बड़े एक्सपेंसिव हैं, तो हर दफ़ा तो हम लोग जानवर परचेज़ करके शेड पे नहीं ला सकते, तो हमें ख़ुद अपनी ब्रीड के ऊपर काम करना चाहिए और करना पड़ता भी है। तो ब्रीड के ऊपर जब आप वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सबसे मेन पोर्शन उसका ये है कि सीमन सिलेक्शन। तो जब मैं बात करता हूँ कि ब्रीड के ऊपर आपने काम करना है, तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि जो मेरे पास जानवर मिल्किंग के ऊपर मौजूद हैं, इनके अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं। जो मेरे जानवर के अंदर जब मैं उनको मिल्क कर रहा हूँ तो मैंने नोट किया है कि इस जानवर के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, खामियां हैं, तो उनको इम्प्रूव करना है मैंने सीमन सिलेक्शन से कि अगली जो नस्ल है, इस गाय को तो मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन ये होगा कि जो अगली नस्ल होगी वो बेहतर आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं ये बात करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे जानवर खड़े हैं, आप अगर थोड़ा सा मूव करें, ये 2-3 जानवर यहाँ पे खड़े हैं। इसका आप देखें कि कद ज़्यादा है, दरमियान वाले जानवर का कद कम है, उसका अगला जो जानवर है उसका भी कद देखें कि वो काफ़ी बेहतर है। अब जब मैं इस 67 नंबर जानवर के लिए सीमन की सिलेक्शन देखूंगा ना, तो जो फिनोटिपिकल ट्रेट्स होते हैं, जिनको बाहर नज़र आने वाले ट्रेट्स, तो उनमें से सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि ये एक तो क्रॉस का जानवर है, जर्सी और फ्रीजियन का, तो मैंने इसको प्योरिटी की तरफ लेके जाना है, तो मैं होल्स्टीन फ्रीजियन प्योर बुल का सीमन यूज़ करूँगा। दूसरा उसके अंदर स्टेचर को देखूँगा कि इसका कद जो है अगली नस्ल में थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। इसका अडर की सिलेक्शन अगर हम लोग अभी फ़िलहाल इसको मैं चाहूँगा कि आप बाद में इसका शार्ट भी ले लें पीछे से। अडरवाइज़ ये जानवर ओवरऑल ठीक है। इसकी 4 अटैचमेंट और रियर अडर अटैचमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो रियर से आप इसको देखेंगे, अडर के ट्रेट्स इसके अच्छे हैं। मैं इसके कद को इम्प्रूव करूँगा, और मुझे चूँकि मैं इस जानवर को मिल्क कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया है कि इसमें मास्टाइटिस का प्रॉब्लम कभी कभार आ जाता है, तो मैं वो बुल यूज़ करूँगा जिसकी मास्टाइटिस रेजिस्टेंस सबसे बेहतर होगी। इसी तरह से ये इसका अगला जो जानवर है नंबर 19, विद द एक्सपीरियंस मुझे पता है कि इस जानवर के अंदर लेमनेस के इश्यूज़ बहुत आए हैं, जो कि पाँव के अंदर इनके छाले बन जाते हैं, नरम हो जाते हैं खुर। उसकी वजह से आप देखें कि इस जानवर का ये थोड़ा कमज़ोर है जानवर। लेमनेस जब आती है उसकी प्रोडक्शन भी कम होती है, उसकी फीड इनटेक भी कम होती है, और उसकी सब क्लिनिकल अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो भी उसके ऊपर अटैक करती हैं। तो ये जानवर इन सारी चीज़ों का शिकार है, ख़ास तौर पे लेमनेस की वजह से। तो मैं जो इसके ऊपर सीमन यूज़ करूँगा उसमें देखूँगा कि फुट एंड लेग का जानवर ये कैसा है, उसका वो वाले ट्रेट्स कैसे हैं। कद इसका ठीक है, ठीक है। इसकी डेयरी स्ट्रेंथ पे मैं काम करूँगा कि इसकी चेस्ट थोड़ी सी ओपन हो, वाइड हो, जानवर स्ट्रेंथ ज़्यादा इसके अंदर हो, तो ये ट्रेट्स मैं मद्देनज़र रखूँगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, ये 47 एनिमल है, ये इसको डाइट प्रॉपर होने के बावजूद ये जानवर 6 या 7 दफ़ा रिपीट कर चुका है।
तो इट मीन्स के सम हाउ मुझे आइडिया है कि मैंने इनकी डाइट में किस तरह से इनको बेहतर ये रखा है। अभी ये साइलेज की क्वालिटी उस लेवल की नहीं है, लेकिन मुझे इन द पास्ट इनको बहुत अच्छी क्वालिटी का साइलेज, इनके जो माइक्रो मिनरल्स हैं, सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए भी ये जानवर रिपीट कर रहा है। तो मैंने ये कंक्लूड किया है कि ये जेनेटिकली थोड़ा वीक है फर्टिलिटी वाइज जानवर। तो मेरा जो मेन फोकस होगा अगले सीमन सिलेक्शन पे वो ये होगा कि वो बुल इसके ऊपर यूज़ करूं जिसकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। अब विद एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस फार्मर्स हैं, जब हम ऑस्ट्रेलियन ब्रीडिंग वैल्यूज़ को देखते हैं तो उनसे मुझे पता चला कि जिन फार्मर्स के फार्म की ओवरऑल फर्टिलिटी बहुत बेहतर थी कि ABV के अंदर 105 जिसकी फर्टिलिटी वैल्यू है जिस बुल की, उसको यूज़ करना है, उससे कम वाले वैल्यू वाला जो सीमन है वो नहीं यूज़ करना। तो ये चीज़ें तजर्बे से आती हैं। जो अच्छे कामयाब फार्मर हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो सक्सेसफुल फार्मिंग कर रहे हैं, उनसे जब आप बातचीत करते हैं उनसे पता चलती हैं चीज़ें। तो यही सीमन सिलेक्शन के बेसिक यही चीज़ें हैं कि आपने अपने जानवर के अंदर जो खामियां हैं, जैसे मैंने कुछ पॉइंट आउट की हैं, उनको इम्प्रूव करना है अगली नस्ल में। तो सर ये खामियां कितनी देर बाद, यानी कितने साल बाद या कितनी ब्रीड्स के बाद आप ये कवर कर लेंगे? देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं। अब जो जेनेटिक्स है ना, इसके अंदर आप हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है। आप एज्यूम ये करते हैं कि 50% जो आने वाला बच्चा है वो ट्रेड्स उठाएगा माँ की तरफ से, 50% बाप की तरफ से, तो वो आगे ट्रेड्स ऐसे ट्रांसफ़र होंगे। लेकिन ऐसे होता नहीं है। ये कुछ बुल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी अभी तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सके, हमारे पास इंडेक्स नहीं आया कि बुल की जीन्स ट्रांसफरबिलिटी कैसी है। तो वो अपने जो उसके जीनोमिक टेस्टिंग में जो ट्रेड्स उसके शो हो रहे हैं, इस चीज़ की क्या गारंटी है कि ये सारे ट्रेड्स अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होंगे और कितने % होंगे। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। समटाइम्स अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे कभी डोमिनेंट हो जाते हैं बाप के ट्रेड्स, कभी डोमिनेंट हो जाएंगे माँ के ट्रेड्स, कभी तीसरी जो उनकी नस्ल है नानी के, परनानी के या दादे के या परदादे के ट्रेड्स भी वो अगला बच्चा उठा लेता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास अगर वहाँ पे कोई क्रॉस का जानवर खड़ा है तो उसकी जो 2 या 3 नस्लें पहले वो साहिवाल या चोलिस्तानी था या जर्सी था, तो अभी वो 95% प्योर हो चुका है। कोई पता नहीं जो अगला बच्चा आए वो चोलिस्तानी के ट्रेड्स ज़्यादा उठा ले। तो इसको आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगी इसी तरीके से, इसके अलावा और कोई हल है नहीं। वैसे कितनी देर का प्रोसेस है, कितने साल का कह सकते हैं हम अंदाज़? 2-3 नस्लों में जाके चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। मतलब कि इस गाय का अगला बच्चा, उसका बच्चा और उसका जो अगला बच्चा आएगा, उसमें चीज़ें आपको काफ़ी बेहतर नज़र आएंगी। अगर आपके पास एक लोकल ब्रीड का जानवर 10-12 लीटर वाला खड़ा आपके पास है, तो ये नहीं होगा कि उसके ऊपर हम 40 लीटर वाला बुल यूज़ करें तो 20 लीटर हाफ़ उसके उठाए और हाफ़ इसके 6 लीटर उठा के तो आपको 26 लीटर दूध अगले सुबह में वो उसकी अगली नस्ल दे दे। नहीं होगा। हो सकता है वो 12 से 18 पे चली जाए, लेकिन उसको 25-30 लीटर तक जाते जाते 2 से 3 नस्लें लग जाएंगी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बाद। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती राय से हमें नवाजा। अल्लाह आपकी उम्र में, आपके कारोबार में बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।